वाली परेशानियाँ उन परीक्षाओं की तरह हैं जो अगली क्लास में जाने की पात्रता देती हैं। बगैर उन्हें पास किए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। समझ लीजिए कि आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ हैं परेशानियाँ, और बढ़ना ही है। हम वहीं पर रुके नहीं रह सकते, और रुकना हमारी फितरत है भी नहीं। समय कभी रुकता है क्या? एक एक पल आगे ही तो बढ़ रहा है। इसलिए जब परेशानियाँ आए तो समझ लीजिए कि खुद को साबित करने का ये एक सुनहरा अवसर है। मौका दिया गया है आपको कि आप आगे बढ़ें। शुक्रिया कहिए उन परेशानियों का और उन परेशानियों को देने वालों का भी, जिन्होंने आपको मजबूत बनाने में आपकी सहायता की। अब एपेलॉन ने भी कुछ इसी तरह का कठिन जीवन जिया था। उसका जीवन स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की कमी से ग्रस्त था। बहुत दबा कुचला जीवन जिया था उसने, लेकिन वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी महिला थी। तभी तो एक दबंग और शराबी पति को झेल पाई। 5 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी उन पे। आयरलैंड में एक गरीब स्त्री के रूप में कठिन जीवन बिताते हुए एपेलॉन 1910 में मृत्यु को प्राप्त होती हैं। स्तर 2 की आत्मा थी। मृत्यु के बाद जब ये आत्मालोक पहुंची तो इनके स्वागत में इनके मित्रों ने, मार्गदर्शक ने एक पार्टी का आयोजन किया, या समारोह भी कह सकते हैं। जब कोई कुछ जीत कर वापस आता है ना, तो उसके अपनों के द्वारा जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, बस कुछ इसी तरह का आयोजन जैसा था। क्योंकि एपेलॉन ने एक कठिन जीवन के बाद भी अपने काम को सफलतापूर्वक किया था। अब जब इनसे इनकी ऊर्जा निधि के बारे में पूछा गया, ऊर्जा निधि मतलब वही ऊर्जा जो ये आत्मालोक में छोड़कर आई थी, उसके एकीकरण के बारे में जानना था डॉक्टर न्यूटन को, कि आखिर इनकी ऊर्जा को इन्हें कैसे लौटाया जाता है। इस पे इनका जवाब था, मेरा मार्गदर्शक कैनरिस। अब कैनरिस इनके मार्गदर्शक का नाम है। मेरा मार्गदर्शक कैनरिस एकीकरण के बिना समारोह की तैयारी करने जा रहा है। कैनरिस हमारे अहाते में एक आले के पास जाता है, जहाँ एक कांच के जार में संरक्षित मेरी ऊर्जा मेरे लिए इंतज़ार कर रही है। ये उसके संरक्षण में है। अब एपेलॉन ने आत्मालोक में केवल 15% ऊर्जा ही छोड़ी थी। बाकी 85% ऊर्जा वो अपने साथ धरती पे आयरे जीवन में ले गई थी। पिछली कड़ी में हमने देखा कि आत्माएं जैसे जैसे विकसित होती जाती है, उनके लिए ऊर्जा की कम मात्रा भी काफ़ी होती है। विकसित आत्माएं केवल 20-25% ऊर्जा के साथ ही धरती पर जन्म लेती हैं। उनकी मैक्सिमम ऊर्जा आत्मालोक में ही रहती है, जबकि इसके उलट अल्प विकसित आत्माओं को ज़्यादा आत्मिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में भी एपेलॉन 85% ऊर्जा के साथ धरती पर जाती है। उसकी शेष 15% ऊर्जा उसके मार्गदर्शक कैनरिस के संरक्षण में होती है, जबकि उसकी ऊर्जा का यह छोटा सा अंश भी उसके समूह की गतिविधि में भाग लेने के लिए पर्याप्त था, और वो अपने क्षेत्र के आसपास घूम भी सकती थी। केवल उसने मनोरंजन से जुड़े हुए कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था। आगे जब उससे पूछा गया कि क्या ये 15% ऊर्जा लोगों का आदर करने और समूह में अध्ययन करने के लिए काफ़ी था, इस पर उसका जवाब था, हाँ, कुछ हद तक। मैं दोनों वातावरणों में यानी पृथ्वी और आत्मालोक दोनों में ही ज्ञान प्राप्त कर रही थी। इस पर डॉक्टर न्यूटन ने उसे उकसाया कि अगर 15% ऊर्जा अभी तक उपयोग में लाई जा सकती थी, तो तुम इसे स्वयं प्राप्त करने के लिए तुरंत क्यों नहीं चली जाती हो? तुम्हें कैनरिस की आवश्यकता किस लिए है? इस पे माध्यम थोड़ा सा नाराजगी के साथ उत्तर देती है, इससे उसके अनुष्ठान में बाधा होगी। कैनरिस मेरी ऊर्जा की संरक्षक है, और इसके अलावा मेरी ऊर्जा के साथ मेरे विलय हो जाने में उसकी सहायता करने के विशेषाधिकार का उल्लंघन भी होगा। वो इसे एक अनुष्ठान बनाना चाहते हैं। अब डॉक्टर न्यूटन ने एपेलॉन से अपने रूखे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि क्या तुम मुझे इस अनुष्ठान की एक जीवंत तस्वीर दिखा सकती हो? अब एपेलॉन खुश हो जाती है और बताना शुरू करती है। कैनरिस आले तक जाता है और एक पालन पोषण करने वाले पिता की तरह गर्वपूर्ण तड़क भड़क के साथ बाहर ले आता है। अब ये उसी 15% ऊर्जा की बात हो रही है जो एपेलॉन आत्मालोक में छोड़ के आई थी। आगे उसने कहा, मेरे सारे मित्र आसपास एकत्र हैं और आयरलैंड में कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाने की बधाइयाँ दे रहे हैं। डॉक्टर न्यूटन ने उससे आगे पूछा,
क्या इस समारोह में उसके पति की आत्मा भी शामिल है? इस पर माध्यम का जवाब था, हाँ, वो आगे की पंक्ति में है और जोर शोर से मुस्कुरा रहा है। वास्तव में वो अपनी आयरिश देश से बाहर पहले जैसा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, अब कैंडिस क्या कर रहा है? इस पर माध्यम हंसते हुए जवाब देती है, वो हरे रंग के कांच के पात्र में मेरी ऊर्जा को आले से बाहर लाता है। पात्र दमक रहा है, किंतु वह उसे और अधिक चमकदार बनाने के लिए अपने हाथों से मलता है। इसके बाद वह निकट आता है और प्रकाश रूपी ऊर्जा के बादल को मेरे ऊपर अनुष्ठान की अग्नि के समान फेंकता है। वो अपनी शक्तिशाली तरंग के द्वारा भी विलीन हो जाने में मेरी सहायता करता है। स्वयं के साथ जुड़ना एक कांच की तस्तरी में पारे के दो कड़ों के मिलने के सदृश है। वे सहजता से एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और तुरंत समांग हो जाते हैं। मैं बल और व्यक्तित्व में पुनरुत्थान को अनुभव कर रही हूँ। साथ ही सविलय की ऊष्मा मुझे पवित्रता के साथ साथ शांति भी दे रही है। मैं भली प्रकार अपनी अमरता को अनुभव कर रही हूँ। अब डॉक्टर न्यूटन को फिर से कुरेदने का मौका मिल गया। बात की तह तक जाना उनकी खूबी थी। उन्होंने तुरंत सवाल दाग दिया, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि हम धरती पे अपनी ऊर्जा का 100% नहीं ले जा पाते? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कोई भी मानव मस्तिष्क इन परिस्थितियों के अंतर्गत इतनी अधिक ऊर्जा धारण नहीं कर सकता, किंतु मुझे आयरिश जीवन के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। ठीक है, तुम्हारे वर्तमान शरीर में अब कितनी प्रतिशत ऊर्जा है? ओह, लगभग 60%, और यह प्रचुर मात्रा है। अब देखिए, एपोलोन अपने पहले वाले जीवन में 85% आत्मिक ऊर्जा के साथ देह धारण की थी उसने, जबकि अपने इस नए वर्तमान जीवन में वो केवल 60% ऊर्जा ही लेकर आई है। यानी पुनर्जन्म में ऊर्जा लेकर आने की मात्रा घट गई, और वो ये भी बता रही है कि इतनी ऊर्जा काफ़ी है इस शरीर के लिए। अब डॉक्टर न्यूटन का अगला सवाल था, मुझे भौतिक ग्रहों के विषय में बताया गया है कि जब आत्माएं वहाँ जाती हैं तब अपनी संपूर्ण ऊर्जा और पूर्ण स्मृति के साथ जा सकती हैं। इस पर माध्यम का जवाब था, निश्चित रूप से, और इसमें अनेक जीवन रूपों में मानसिक टेलीपैथी के लिए भी गुंजाइश होती है। जिस प्रकार का हमारा शरीर है, उसके साथ धरती जैसे भौतिक जगत पर ये एक मानसिक विकास की अवस्था होती है। अभी तुरंत हमारे आविर्भाव का विकास ऐसी शर्तें लागू कर देता है कि हमें स्वयं ही अपना कार्य करना होता है। अभी हमारे लिए जो सीमाएं हैं वो अच्छी हैं। एपोलोन, मुझे बताओ कि तुम क्या समझती हो कि धरती पे प्रत्येक जीवन से पहले तुम्हें कितनी ऊर्जा ले जानी चाहिए? अब इस बात का फैसला कैंडिस और काउंसिल करती है। वे इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जिस शरीर को मैं धारण करने जा रही हूँ उसकी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं क्या हैं। कुछ शरीरों को अन्य की तुलना में अधिक आत्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वे जानते हैं कि हमारे द्वारा जीवन में प्रवेश करने से पूर्व क्या परिस्थितियां विद्यमान होंगी। अच्छा, तुमने मुझे बताया था कि आयरिश स्त्री शारीरिक रूप से मजबूत थी, और मैं यह मानकर चलता हूँ कि उसकी मानसिक शक्ति भी बहुत अधिक थी ताकि तुम जीवित रह सको। लेकिन फिर भी तुम अपनी ऊर्जा का बहुत सारा भाग आयरलैंड ले गई थी। हाँ, वह इससे अधिक मजबूत थी जितनी कि मैं आज हूँ, किंतु उसे मेरी आत्मिक सहायता की आवश्यकता थी और मुझे उसके बल की ज़रूरत थी ताकि मैं ये अंदाज़ा लगा सकूं कि मुझे अपनी जरा सी पहचान के साथ जीवित रहने के लिए किस प्रकार के प्रभाव की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों में हमेशा सामंजस्य नहीं रहता था। तो क्या शरीर के साथ सामंजस्य नहीं होने की स्थिति में आत्मा की निजी ऊर्जा अधिक व्यय होती है? ओह हाँ, और यदि तुम्हारा वातावरण कठोर है तो उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं अपने वर्तमान शरीर को बहुत समकालिक अनुभव करती हूँ, फिर भी मैं कभी कभी चाहती हूँ कि मुझ में आयरिश शरीर जितना बल होता। यही चुनौतियाँ हैं,
और यही आनंद होता है। अब इस महिला माध्यम का केस तो यहीं पे समाप्त होता है। आज एपेलॉन का पुनर्जन्म एक स्वतंत्र महिला व्यवसायी के रूप में हो चुका है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परामर्श देने वाले फर्म के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करती हैं। उसे विवाह के असंख्य प्रस्ताव मिल चुके हैं जिन्हें वह अस्वीकार कर चुकी हैं। खैर, बहुत से माध्यमों ने यह भी बताया कि वो अपनी ऊर्जा के साथ एक हो जाने के लिए सामान्य की तुलना में अधिक प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं। एक माध्यम ने इसी बात को कुछ इस प्रकार से कहा, ये एग्जैक्ट उसके वर्ड हैं, कभी कभी मैं सभा की बैठक के बाद तक इंतज़ार करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी नवीन ऊर्जा इस जीवन की स्मृति और अनुभूतियों को फीका कर दे जिसे मैंने अब तक जिया है। यदि मैं स्वयं में ऊर्जा भर लेता हूँ तो पिछला जीवन मेरे लिए कम वास्तविक होगा। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक घटना की स्पष्ट सुबोध स्मृति के साथ अपने इस शरीर के क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने पर मेरे विचार केंद्रित हों। मैं इन घटनाओं की प्रत्येक भावनात्मक अनुभूति को जैसे वो घटित हुई थी अधिक अच्छी तरह से बता सकूं कि कुछ कार्य मैंने क्यों किए थे। मेरे मित्र ऐसा करना पसंद नहीं करते हैं, किंतु मैं हमेशा बाद में आराम और रिचार्ज कर सकता हूँ। यानी हर माध्यम का एकीकरण की घटना को देखने का अपना अलग अलग नज़रिया होता है। कोई इसे जल्दी धारण करता है तो कोई प्रतीक्षा करना पसंद करता है ताकि पिछले जीवन की अनुभूतियाँ उसे ठीक से याद रहें और वो उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर ठीक से दे सके। खैर, सीना एक इनक्यूबेटर मदर थी जो एक बाल विशेषज्ञ भी थी और 30% से ज़्यादा ऊर्जा लेकर वो धरती पे आई थी। अब इस केस का जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे।